नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से मुस्लिम इदारों के स्थान खाली पड़े हैं। अगर बात की जाए तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चाहे बात हो वक्फ बोर्ड की या फिर हज कमेटी मदरसा बोर्ड की, जिसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को चेताया गया है। चुनाव में 1 साल ही बचा है, उससे पहले मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मुस्लिम इदारों को लेकर पहल करें। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री बैठे हैं, साथ में गवर्नर भी उसी राजधानी में निवासरत है, सारे मंत्री लोग यहाँ मौजूद हैं, मगर इस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम इदारों के आखिर स्थान क्यों खाली पड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे मौजूदा भाजपा की सरकार हो या फिर पूर्व में रही कांग्रेस सरकार, मगर दोनों सरकार द्वारा ही मुस्लिम इदारों हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है। कहीं या इन सरकारों की कोई साजिश तो नहीं। मुस्लिम इदारों को लेकर वक्फ बोर्ड सदस्य चयन को लेकर शमशुल हसन बल्ली ने कहा कि सीनियर्स को हमेशा से ही प्राथमिकता दी गई है। मेरा मानना है कि आरिफ अकील साहब सीनियर्स विधायक हैं, उनका चयन सही किया जा रहा है। वहीं उनके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि आखिर राशन की दुकानों से गेहूं कहाँ गायब हो गया? क्यों गरीब लोगों को राशन की दुकान से सिर्फ चावल वितरण किया जा रहा है? जी, शमशुल हसन बल्ली संयुक्त संघर्ष मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और आज आप लोगों के समक्ष मीडिया के माध्यम से मैं शहर के तमाम प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से मुस्लिम इदारे, जैसे हज कमेटी ले लीजिए, आप मदरसा बोर्ड ले लीजिए, वक्फ बोर्ड ले लीजिए, अल्पसंख्यक आयोग ले लीजिए या उर्दू अकादमी ले लीजिए, सारे अल्पसंख्यक जो इदारे हैं वो बंद हैं। बड़े शर्म की बात यह है कि राजधानी में मुख्यमंत्री है, राजधानी में गवर्नर है, राजधानी में पूरी सरकार होने के बाद मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में काम हो रहा है, सिर्फ भोपाल जिला अछूता है। भोपाल की तरफ ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं, ना प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, ना जिला प्रशासन ने कभी ध्यान दिया। आज स्थिति छुपी नहीं है किसी से, सारे मुस्लिम इदारे बंद पड़े। तकरीबन अरसा हो गया, एक अरसा हो गया। भोपाल में 2 वर्ष बचा है, जनता में त्राही त्राही मची है, कभी पानी, कभी गेहूं, तो कभी शक्कर, तो कभी चावल। सरकार ने पीडीएफ में भी बेईमानी कर ली, चावल बट रहा है। पीडीएफ का गल्ला कहाँ जा रहा है? सरकार से कोई विपक्ष सवाल नहीं कर रहा। कंट्रोलों से गेहूं गायब हो गए, चावल बांटे जा रहे हैं, गेहूं कहाँ जा रहा है? सरकार ने जगह जगह मंच लगाकर एमएसपी पे जो गेहूं खरीदा था वो कहाँ गया? वो कौन से गोडाउनों में है? वो मध्य प्रदेश का गेहूं कहीं बाहर गया है कि यही है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं आवाम को। जनहितैषी मुख्यमंत्री है, किसान पुत्र है, किसानों के हितैषी है, किसानों के हमदर्द है, वो स्वयं किसान है, तो वो किसानों का दर्द समझ सकते हैं। वो बताएं कि वो गल्ला जो जनता में बंटना चाहिए था कंट्रोलों के माध्यम से, चावल ही क्यों बांटा जा रहा है? गल्ले की कालाबाजारी कहाँ हो रही है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और बताना चाहिए। वरिष्ठता को प्राथमिकता हर जगह दी जाती है, सीनियरिटी होती है। आरिफ अकील साहब अगर मेंबर बन गए हैं तो चूंकि पहले भी वो मेंबर रहे हैं एज ए विधायक और मंत्री, चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही है तो भी मेंबर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली हुकूमत थी उसमें भी मेंबर थे। एक सीनियरिटी और एक जूनियर हर जगह चलता है। आरिफ अकील साहब वरिष्ठ हैं, सीनियर है और उनको मेंबरशिप मिलती है तो स्वागत है, वो होना चाहिए था। एक हम किसी सीनियर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये ऐसा मेरा मानना है। ये नाकामी है सरकार की, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी नाकामी है, प्रदेश सरकार की नाकामी है। मैंने फिर वही सवाल आया आपने करा, मैं यही पूछना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम लीडरशिप नहीं है क्या, या उनको झुंझुने की तरह इस्तेमाल करने के लिए रख रखा है? क्यों इदारों में नहीं दिया गया अभी तक? ये मेरा सवाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन से। इस आज तक मुस्लिम इदारों में पिछले 5-7 साल से खाली पड़े हैं, उनमें क्यों नियुक्तियां नहीं की गई? देखिए, एक ही सवाल है ये जो आपने करा, वही सवाल आपने घुमा के करा।
तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा, पिछले जब 7 साल से नियुक्ति नहीं हुई है तो मन में, दिल में, दिमाग में कहीं कुछ तो खोट है, कहीं तो दाल में काला है। पहले बात चली थी कब्जियात पे खत्म की जाएगी भोपाल से। नहीं, ये कजियात एक प्राइवेट सेक्टर होता है। कजियात सिर्फ भोपाल संभाग को छोड़कर एक आध जगह और छोड़ दे तो सारे काजी मुफ्तियों के अपने अपने मसाइल हैं। सिर्फ यही एक जिला ऐसा है, एक आध जिला कोई और है जहाँ सरकार की तरफ से तनख्वाह जाती है, बाकी सरकार के उस पे काजी और मुफ्ती नहीं चल रहे हैं। बात के लिए लड़ रहे, सब चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, किसी और को कुछ ना मिले, तो ऐसे सियासत नहीं चल पाएगी। आपने अभी तक इसकी कंप्लेंट नहीं, इसकी कंप्लेंट नहीं, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बोल रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, या कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसको कि आप इदारों में बिठा सके? क्या मजबूरी है? मुस्लिम वोट तो चाहते हैं आप, आपको वोट दिया, देश के प्रधानमंत्री को वोट मिला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वोट मिला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर बार सर्वाधिक वोट मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज जी की योजनाओं पे, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, अंजल योजना हो, सब योजनाओं पे मिले, लेकिन योजनाओं का लाभ तो दिया, लेकिन हमारी शिक्षा कहाँ चली गई, हमारे रोजगार कहाँ चले गए, हमारे शहर का विकास कहाँ चला गया? सड़कें देखिए, कॉलेजेस देखिए, स्कूल्स देखिए भोपाल संभाग की सीमाओं में, और आपने अभी पानी गिरा बारिश में देखा कि सब तरफ से भोपाल को पैक कर दिया गया है। क्या मजबूरी का व्यवहार है इसको? मैं ये कह सकता हूँ कि शहर के साथ, एक नवाबी शहर के साथ एक सोतेला व्यवहार जो पहले से चला आ रहा है, कांग्रेस की हुकूमत में भी यही रहा था और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की हुकूमत में भी आप देखेंगे राजधानी में घूमकर, तो मुझे नहीं लगता कि राजधानी में कहीं विकास हुआ। मैं सरकार के सामने रख रहा हूँ पक्ष, उसी पत्र के माध्यम से या नहीं, मैं बराबर जनहित मुद्दे आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को बराबर बताता रहता हूं। आज फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं, 1 साल चुनाव में बचा है, आप किस मुंह से जनता के बीच में 7.5% वोटर्स के बीच में अल्पसंख्यक समाज में कैसे जाएंगे? क्या कहेंगे कि हमने 7.5% मध्य प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए हमने क्या करा? हमें ये बताना पड़ेगा, आपने क्या करा समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए? आज शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं, जो केंद्र की योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज को मिलना चाहिए था, उस लाभ से भी वंचित है। वजह उसकी योजनाएं आई, लेकिन प्रदेश सरकार ने जनता को, अल्पसंख्यक समाज को बताना, योजनाओं का बताना उचित नहीं समझा, जिसका पैसा लैप्स होकर चला जाता है वापस। यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता था मैं, और माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग है कि अगर अभी समय है आपके पास, अगर इस समाज की ओर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगामी 1 वर्ष बाद जो चुनाव है, उस चुनाव में आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने। जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन गनगोरिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मिशन कंपाउंड स्थित एमपीबी कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं एमपीबी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आम नागरिकों पर विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा अतिरिक्त आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही और अनियमितताओं का नतीजा है कि आम नागरिक विद्युत वितरण कंपनी से परेशान हो चले हैं। मनमानी बिल, बिजली कटौती आदि जैसी समस्याएं नागरिक झेल रहे हैं। उसके बाद भी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। आम नागरिक शहर का बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर, बिजली से संबंधित चाहे बिजली के बिल हो, अत्यंत परेशान। उसको लेकर आज हमारे कांग्रेस के नेता सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी विधायकगण और हम सब ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा, घेराव किया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि आम जनता, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे कटौती हो, चाहे अन्य बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसके कारण शहर के नागरिक परेशान हैं, उसका समाधान तत्काल किया जाए। उसके लेकर आज ज्ञापन दिया और घेराव किया गया।
देखिए, बिजली विभाग की अनियमितताएं के चलते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर कई वर्षों से बिजली उपभोक्ता अधिकार आंदोलन चलाया जा रहा है। उस माध्यम से जबलपुर के जो पीड़ित बिजली उपभोक्ता होते हैं उनकी समस्याएं हम लोग तक आती हैं और उन समस्याओं को देखते लग रहा है कि किस तरीके की जाति आज बिजली विभाग इन उपभोक्ताओं के साथ कर रहा है। फिर चाहे बढ़े हुए बिजली बिलों की बात हो, फिर चाहे एक लाइटों को काट देना हो, फिर चाहे अगर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते अगर लाइन बंद होती है तो 2-2, 3-3 दिन तक आदमी इंतज़ार करता रहता है, फिर चाहे आउटसोर्स के कर्मचारियों के शोषण की बात हो, तमाम बातों को लेकर आज हम लोगों ने 16 सूत्री ज्ञापन यहाँ पर ऐसी महोदय को दिया है और उनको आगाह करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र अगर इन समस्याओं का निदान नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा उग्र आंदोलन जारी रहेगा। क्रमबद्ध आंदोलन के चलते आगे आने वाले सप्ताह में हम लोग बिजली दफ्तर के जितने भी डीई कार्यालय हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का विद्युत अधिकार आंदोलन के माध्यम से शिविर भी लगाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इस बार मूंग की फसल की बम्पर पैदावार हुई है, जो सरकार ने भी किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाते हुए जगह जगह उपार्जन केंद्र खोले थे। साथ ही उपार्जन केंद्रों पर फ्लैट कांटों से उनकी फसल की तुलाई हो रही है, जिससे किसानों को आवागमन के समय के साथ लंबी कतारों से छुटकारा मिला है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल भी मुस्तैद होकर नायक फिल्म के हीरो की तरह छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। वे अचानक से मूंग उपार्जन केंद्र पर पहुंचे और पहुंचते ही जहां किसान की फसल तुल रही थी वहां छापा मारते हैं और चेक करते हैं कि किसान की फसल की सही तुलाई हो रही है या नहीं। किसानों से पूछते हैं उन्हें एसएमएस मिल रहे हैं या नहीं। उनके द्वारा अचानक मारे जा रहे छापे से किसानों की फसल की तुलाई करने वालों में हड़कंप मच गया। बोलो जरा वो पहले चना खरीदते थे कि समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदते थे? पहले गेहूं वही में जब तक छोटा किसान बेच देता था हमने पहले चना खरीदना शुरू किया। फिर 15 कुंटल के हेक्टर चना खरीदते थे, हमने 20-20 किया। सरसों 13 कुंटल खरीदते थे, 20-20 किया। उससे पूरी खरीदते तो क्या भाव बिकती मंडी में? मूंग 5,000 बिकती। अभी क्या भाव बिक रही है? 7,275। तो सवा मतलब 2,275 रुपए कुंटल का फायदा है। तो कितने एकड़ में बोया था आपने? 26 एकड़ में 130। और एसएमएस कितने का आया? सवा के पूरा एसएमएस देखो 130 कुंटल। अब सुनो, एक कुंटल पे 2,275, 2,000 मानो, 2,500, 2,000। और अगर नहीं खरीदता तो वो 4,000 रुपये जाता मुँह। 2,000 रुपये कुंटल भी मानो तो 2,60,000 और 300 रुपये वो करो तो करीब 2.25 लाख रुपए का एक किसान को फायदा हुआ। अच्छा बताओ, भाजपा की सरकार नहीं होती तो मिलता क्या? हाँ, तो ये सब हो जाए, पूरा खरीदेंगे, चिंता मत करो। पहले लगता था कि एक ही बार खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, सबका खरीदेंगे। आपका सपना साकार हो रहा है और किसान की आय 2 गुना 2 गुना ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये जरा क्या मोदी जी प्रधानमंत्री के कारण और मुख्यमंत्री शिवराज जी और कृषि मंत्री किसान के बेटे, हम गरीब के और किसानों के, इसलिए किसानों की चिंता करते हैं। कांग्रेस के समय तो बीमा ही नहीं मिला था 15 महीने। बीमा 17,000 करोड़ दिलाए हमने। अभी तो दिलाएंगे बीमा, मुआवजा दिलवाएंगे, चिंता क्यों कर रहा है? देखो ये प्रकृति के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन सब कर रहे हैं बीमा। मैंने तो 1 ग्राम का भी बीमा करा दिया और अभी और कर रहे हैं। जो छोटे किसान है 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ वाले, 2.5 एकड़, इनका बीमा का किस सरकार करेगा? तो पूरे का बीमा हो जाएगा, छोटे किसान को जरूरत है ज्यादा। इसका भी विचार चल रहा है, मुख्यमंत्री को कन्विंस कराया, वो बोला है कराएंगे। वार्ड 74 के रहवासी आज विधायक कृष्णा गौड़ से मिले। कॉलोनी की समस्या को लेकर आज उन्होंने विधायक को अवगत कराया। कॉलोनी में अभी लाइट पानी की लेकर समस्या है। विधायक ने आश्वासन दिया जल्द से जल्द समस्या को दूर करेंगे। रजिस्ट्री नहीं कराए, जब हम प्रॉपर्टी टैक्स हम बराबर से दे रहे हैं, हमसे प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं ले, क्यों ले रही है? हम नहीं देते। मांगे पूरी नहीं होती है, अगर कॉलोनी को सुविधा नहीं मिलती है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, उसके आगे भी जाना पड़ा तो उसके आगे भी जाएंगे। लेकिन वैसे कुछ ऐसा है कि दीदी कर सकती है, जो उनके हाथ में करेंगी वो कोशिश पूरी अपनी तरफ से। हमारा इतना भरोसा है उनके ऊपर, तभी तो हमने उन्हें विधायक बनाया। और आगे हम चाहेंगे अगर हमारा काम कराती तो आगे वही विधायक रहे हमारी, है ना। नाराज होंगे इसीलिए इस्तीफा दिया होगा। आए हैं सब मेरे से बात करने के लिए, मैं उनसे चर्चा करूंगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है ऐसा कि इस्तीफा दिया जा रहा है। संतुष्ट नहीं है एमआईसी मेंबर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
चूँकि महापौर जी की बहुत सम्मानजनक ऐतिहासिक जीत में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसलिए गोविंदपुरा की जनता और कार्यकर्ताओं की भी यही अपेक्षा थी कि महापौर जी पर्याप्त सम्मान गोविंदपुरा को MIC के विभाग के बंटवारे में देंगी। पर मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को और हमारे MIC मेंबर्स को ऐसा लगता है कि दूसरी विधानसभाओं की तुलना में गोविंदपुरा की उपेक्षा की गई है, तो मैं चर्चा करूंगी अभी। ठीक है। मानव स्वास्थ्य सुरक्षा में औषधीय पौधों का उपयोग विषय पर राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया। इस मौके पर देश भर के आयुर्वेद चिकित्सक, शोधकर्ता और विषय विशेषज्ञ पहुंचे और 2 दिनों तक किसी तरीके से औषधीय पौधों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता है, जिसको लेकर मंथन किया जाएगा। इस मौके पर आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि औषधीय पौधों की मदद से हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है और कहा कि शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं होती है, यदि हमारी दिनचर्या सही रहे तो शुगर नहीं हो सकती। औषधीय पौधों का मनुष्य की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग हो सकता है, उसके 2 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ पर है और आज इसके शुभारंभ के अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला। हम सब लोग जानते हैं कि कोविड काल में जब सारे हमारे बड़े बड़े एलोपैथ के विशेषज्ञों ने हाथ खड़े कर लिए थे, तब आयुर्वेद ने अपनी एक अलग पहचान जो हमारे इस भारतवर्ष में है उसको दिखाया था और आयुर्वेद से हम कोविड को कैसे ठीक कर सकते थे आप सब लोगों के ध्यान में भी है। हमने त्रिकटु चूर्ण, आरोग्य कषायम जैसी औषधि का उपयोग करते हुए लोगों के मनोबल को ठीक किया, लोगों को ठीक करने का काम भी किया, जिससे हम अपने प्रदेश और देश की जनता को इस कोरोना से बचाने का काम किया। लेकिन आने वाले समय में हम अपने स्वस्थ शरीर को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए औषधियों का ज्ञान होना चाहिए, हमें औषधि की पहचान होनी चाहिए। इन सारे विषय को लेकर 2 दिन तक यहाँ पे संगोष्ठी होगी। बड़े बड़े विशेषज्ञ जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे अपने महाविद्यालय, आयुष विभाग के सभी हमारे महाविद्यालय यहाँ पे रहेंगे, हमारे टेक्निकल क्षेत्र के भी लोग रहेंगे, हमारे लघुनोपज संघ के सौजन्य से ये संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस संगोष्ठी से का अमृत मंथन निकल के आएगा और आने वाले समय में हम और आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छा काम करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे जाएंगे। NTPC ने विकास कार्यों के लिए 50,68,086 रुपए की निधि स्वीकृति शनिवार को SDM सृष्टि जयंत देशमुख गोड़ा से मुलाकात कर NTPC के मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप मिश्रा, HR मानव संसाधन विकास प्रेमलता और RK नंदनी पाल, हरिशंकर जोशी ने शांति दूध तिराहा और अस्पताल प्रवेश द्वार के सौंदर्यकरण की प्रथम किश्त 12,37,000 स्वीकृति का चेक दिया है। हमारे वहाँ शांति दूध तिराहे पे इसका डेवलपमेंट हो, फिर नगर पालिका को एजेंसी बना करके राशि हमारी खाते में आ चुकी है, तो ये अनुबंध मतलब इसका राशि ट्रांसफ़र मैं आज ही नगर पालिका में करूँगी। वहाँ पे टेंडर के माध्यम से इस कार्य को किया जाए। अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई होगी। जितनी भूमि उसमें शासकीय रोड की भूमि है उसको पूरा खाली कराया जाता है। एक अच्छा विस्तृत रूप से शांति दूध तिराहे का हमारा जो एक तिराहा है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। मैडम NTPC गाड़रवाड़ा की तरफ से चीफ जनरल मैनेजर प्रदीप कुमार मिश्रा ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि यहाँ शांति दूध तिराहा गाड़रवाड़ा में जो एक आइकॉनिक प्लेस है, इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत 2-3 सालों से कुछ दिक्कतें आ रही थी, बीच में कोविड भी आ गया, बट फाइनली अभी हमने सक्सेसफुल हुआ है और ये पैसा डोनेट करने के लिए हमारे सब डिवीज़न ये जो मुखिया हैं मिस देशमुख, उनको हम आज ये चेक प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके जरिए शांति दूध तिराहा के डेवलपमेंट होंगे। उसके एक प्लान है, उसमें लाइट लगेगी, कुछ कंक्रीट रोड है, कुछ फेंसिंग है, जिससे हमारे शहर का एक लुक बढ़ेगा। तो इस तरह से NTPC हमेशा इस एरिया में जो समूह विकास के लिए प्रयासरत करती रहती है और इसमें ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा।
राशि बोलना सर एक बार। राशि करीब करीब इसमें 50 लाख के आसपास हम जान दे रहे हैं, और इसके अलावा इसके जुड़े हुए काम ऑलरेडी हमने 5 लाख का ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें तिराहा पर एक ट्रांसफर। शासन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योजनाओं में शिक्षा और बच्चों का भरण पोषण को लेकर शासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है, परंतु हरई विकासखंड में शासकीय योजनाओं के बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा है। यहाँ पर बच्चों के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया। 19 छात्रावासों में 1100 बच्चों के बीच 143 क्विंटल गेहूं और चावल प्रतिमाह आवंटन होना था, जो कि अभी वर्तमान में 2 से 3 माह से छात्रावासों में राशन नहीं मिला। इससे छात्रावास अधीक्षकों को भारी संख्या का सामना करना पड़ा है। अभी मार्च का आवंटन मिला था, उसके बाद से अभी तक कोई खाद्यान्न नहीं प्राप्त हुआ है। चूँकि यहाँ 100 सीटर है हॉस्टल है, यहाँ दिक्कतें बहुत जाती हैं। हम लोग खुद ही खरीद के खाद्यान्न लेकर ही अभी काम चला रहे हैं। इसके लिए आवंटन जारी होता है, लेकिन अभी आवंटन अप्राप्त है। जी, आपका नाम बताएं। मनोज कचबीए, आदिवासी उत्कृष्ट बालक छात्रावास हर्री। मैं समिति प्रबंधक समिति हर्री आदिम जाति सेवा सहकारी समिति हर्री प्रबंधक। हमारे यहाँ समिति में 14 दुकानें संचालित होती, जिसमें हर्री मेन है, जिसमें हॉस्टल का अनाज आता है, जिसमें माह मई तक का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो प्रदाय हो चुका है, इसके बाद नहीं मिला है। हर्री ब्लॉक में बहुत बड़ी एक सरकार की नाकामी देखने को मिल रही है। सोसाइटी के द्वारा जो सरकार से खाद्यान्न आता है और सोसाइटी उनको छात्रों के हॉस्टल जो रहते हैं वहाँ खाद्यान्न वितरित करता है, परंतु लगभग अभी जानकारी लगी है हमको कि 3 महीने से सोसाइटियों में ही खाद्यान्न नहीं आ पाया है, जो कि ये बहुत बड़ी नाकामी कह सकते हैं, जिसको लेकर के हम लोग ये पता करेंगे और NECI के माध्यम से ये बड़ा मुद्दा उठाएंगे। साथ ही हम लोग NECI के माध्यम से, और मैं खुद सांसद प्रतिनिधि होने के नाते हमारे क्षेत्र के विधायक कमलेश ताई जी से और सांसद नकुल नाथ जी से पत्र लिखने को कहूँगा कि हमारे ब्लॉक में ये खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार कराए और बच्चों तक ये जो असुविधा हो रही है उसको ठीक कराएं। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में बीते कुछ दिनों से चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि लगातार शहर में चोरी की वारदात घटित हो रही है। इसी के चलते बीती रात चोरों ने एक और घर को निशाना बनाया, जहां से नकदी और जेवरात सहित लगभग 2 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। घटना छिंदवाड़ा के स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी शैलेंद्र सिंह रघुवंशी के घर की है, जहां रात में लगभग 3 बजे कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शैलेंद्र सिंह रघुवंशी के अनुसार परिवार के लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, वहीं छोटा बेटा बहू को लेकर ससुराल गया हुआ है। उनके कमरे में लॉक नहीं था। चोरों ने घर के बरामदे पर रखे 2 पुराने कार के टायर खिड़की के पास रखकर उसके ऊपर खड़े होकर खिड़की तोड़ा और कमरे में जाकर अलमारी तोड़कर उसमें रखे नकदी और सोने के जेवर और अन्य सामग्री पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार के अनुसार फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि चोरी कितनी की हुई है। बेटे बहू के आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि चोरी में कितना पैसा और जेवरात गए हैं। जी बताइए। हम लोग सब लोग घर पे सोए हुए थे और करीब लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है। कुछ अज्ञात चोर खिड़की खोल के और घर के अंदर घुसे। 2 कमरे हमारे, एक में मैं सो रहा था, एक में मेरा बड़ा बेटा सो रहा था। दोनों कमरे अंदर से लॉक थे। छोटा बेटा घर में नहीं था, उसका कमरा खुला हुआ था। छोटा बेटा और बहू दोनों अपने ससुराल गए हुए थे मायके में, उनका कमरा खुला हुआ है। उनके कमरे में घुस के और उन्होंने अलमारी तोड़कर और पूरा सामान जो भी था, उनका गोल्ड और नकद जो भी ले गए हैं, वो अभी घर में है नहीं। जैसे आएंगे तो एक्चुअल राशि का पता लग जाएगा। जिस हिसाब से उनसे बात हुई है तो ऐसा लग रहा है कि सोना और नकद मिला के लगभग 2 लाख से के समथिंग चोरी हुई है, ऐसा अनुमान है। अभी बेटा और बहू आ जाएंगे तो एक्चुअल पोजीशन का पता चल जाएगा। नाम सर आपका? नाम मेरा शैलेंद्र सिंह रघुवंशी, SBI कॉलोनी कहलाती है, वार्ड नंबर 12, गली नंबर 15। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।